Hello, dear students. I am Parth Tank, your maths teacher. आज आपका फर्स्ट लेक्चर में हार्दिक स्वागत। वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 1 सेट थियरी, वहां से हमें स्टार्ट करना है। आज हम चैप्टर 1 सेट थियरी से स्टार्ट करेंगे, सेट थियरी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा दे देता हूँ, और मेरे साथ हमारे असिस्टेंट फैकल्टी है नवनीत, तो वो भी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको। अगर मैं खुद की बात करता हूँ तो 1996 उस टाइम पे जो 10th स्टैंडर्ड था, तो 1996 में मैंने 10th पास आउट किया 88%, और मैथ्स में मार्क्स थे 100 और साइंस में मार्क्स थे 98, परसेंटेज थे 88। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स थे, 95% थे, सॉरी 95% थे। हमारे टाइम पे ए ग्रुप बी ग्रुप कंबाइंड था, मतलब आपको मैथ्स भी लेना पड़ता था और बायो भी लेना पड़ता था। तो उस टाइम पे मेडिकल वॉज क्लोज फॉर 419। मेडिकल में जो एडमिशन प्रोसीजर है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एडमिशन 419 पे क्लोज हुआ था, एंड आई हैड स्कोर्ड 429, क्योंकि 95% थे। आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 450, आउट ऑफ 450, सो दिस इज 95.21%। तो मेडिकल से 10 मार्क्स ज्यादा थे, पर जिस तरह आपको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, अब सभी स्टूडेंट्स को जिस तरह मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, उस तरह मुझे भी मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेडिकल ज्वाइन नहीं किया, भले 10 मार्क्स ज्यादा थे, मेडिकल ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने नीरमा से इंजीनियरिंग किया। उस टाइम पे गुजरात में नंबर 1 कॉलेज नीरमा था, आज भी टॉप पे। तो नीरमा से इंजीनियरिंग किया आईटी में। काफी लोग जाना चाहते होंगे कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में, तो नीरमा आईटी से मैंने इंजीनियरिंग किया थ्रू आउट डिस्टिंक्शन, और मेरा प्लेसमेंट हुआ था पटनी कंप्यूटर सिस्टम मुंबई। नीरमा से इंजीनियरिंग किया तो प्लेसमेंट भी हो गया था पटनी कंप्यूटर सिस्टम। ये बात कर रहा हूँ मैं 2002 की, ये बात कर रहा हूँ मैं 1998 की। ये जो ड्यूरेशन था 98 से 2002, वो ड्यूरेशन में उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस क्लासेस थे, अल्फा क्लासेस। अल्फा क्लासेस में मैंने एज अ ट्यूटर, एज अ लेक्चरर, एज अ क्लर्क, अगर आप कुछ भी कहना चाहो, तो हर एक पोस्ट पे मैंने काम किया अल्फा क्लासेस में। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट टीचिंग में डेवलप हो गया, इसलिए फिर फाइनली ऐसा डिसीजन लिया, भले ये जॉब मिल गया है, लेकिन हमें हमें इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ना है, इंजीनियर्स जनरेट करना है। तो फाइनली ऐसा डिसीजन लिया कि पीसीएस की जॉब छोड़कर अपने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने हैं। और फिर ये जो 2002 से लेकर 2020 तक लास्ट 18 ईयर से मैं खुद के कोचिंग क्लासेस रन कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से, मेहनत से, एंड आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट से फॉर्चुनेटली लास्ट 18 ईयर से हमने अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है। इट इज ऑलवेज म्यूचुअल एफर्ट। मैं बहुत ही लकी रहा, मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिलते रहे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, और रिजल्ट्स जनरेट किए। और आज भी हमारी वही इंटेंशन रहता है कि मैथ्स का जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आता है, चाहे उसका लेवल 70% हो, 80% हो, 90% हो, जो भी लेवल है, उसका 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो 65 पे है तो 75 पहुंचना चाहिए, 75 पे तो 85 पहुंचना चाहिए, और 85 पे तो 95 पे पहुंचना चाहिए। 95 प्लस उसको हमें ले जाना है, ये हमारा एक मात्र टारगेट रहता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो 100 में से 100 स्कोर करे, ऐसे हमारी पूरी कोशिश रहती है। ये जो मैंने निरमा से इंजीनियरिंग खत्म की, उसके बाद आगे भी मैंने थोड़ा
निरमा से इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद पढ़ाई थोड़ी कंटिन्यू की और 2 साल का एमबीए का कोर्स किया। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए खत्म किया। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन था 10th 12th इंजीनियरिंग एमबीए। और अभी हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर जुड़े हैं नवनीत सर। तो नवनीत सर का भी हम जो बायोडाटा है, जो उनका क्वालिफिकेशन है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो नवनीत कुछ अपने बारे में बताओ। Sir, I passed out in 2030 for 12th 2013 में 12th पास किया, ठीक है। एंड हमारे वक्त एक्चुअली सेमेस्टर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मैंने हाँ उस टाइम पे 11th 11th एंड में 12th की। हाँ सर बोलिए। हाँ 11th में 2 बोर्ड थे और 12th में 2 बोर्ड थे, तो टोटल 4 सेमेस्टर थे। तो 2013 में जब नवनीत सर पढ़ रहे थे तो उनको चारों सेमेस्टर में बोर्ड की एग्जाम देने की। हाँ बोलिए। तो उस दौरान 4 बोर्ड में 4 मैथमेटिक्स की बोर्ड की एग्जाम दी, जिसमें एवरेज मार्क्स थे 98 के करीब मैथ्स में। वेरी गुड। मैथ्स में उन्होंने 4 बार बोर्ड की एग्जाम दी, 11th स्टैंडर्ड में 2 बार और 12th में 2 बार। और एवरेज मार्क्स मैथ्स में एवरेज मार्क्स 97 से 98 रहे। उसके बाद एंड उसी वक्त हमने जेडब्ल्यू कंपलसरी था, तो जेडब्ल्यू में भी क्वालिफाई हुआ 136 मार्क्स से। ओके, तो जेडब्ल्यू उस टाइम पे कंपलसरी था, तो उनका जेडब्ल्यू क्वालिफिकेशन भी हो गया। जेडब्ल्यू मेंस उन्होंने क्लियर किया, उसका जेडब्ल्यू एडवांस उन्होंने अपीयर किया बाद में। एंड देन आफ्टर अभी मेरा एलडी में से एमई कंप्लीट होने वाला है। एलडी कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज गुजरात में। तो एलडी में से उन्होंने एमई उनका अभी खत्म होगा। एक प्रेजेंटेशन लास्ट रह गया है कोरोना की वजह से, बस खत्म ऑलमोस्ट हो गया था। हाँ एलडी में लास्ट से एमई खत्म करने वाले हैं। एंड लास्ट 3 ईयर से पार्थ सर के यहाँ एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 12th बोर्ड उसके लिए टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ तो लास्ट 3 साल से नवनीत सर हमारे साथ जुड़े हुए, और वो इंजीनियरिंग मैथ्स जो हायर ऑर्डर में आता है, 12th के बाद इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाते हैं और 11th 12th मैथ्स इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा लेते हैं। और हमारे यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपको मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये आप 3 साल से हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ पे ज्वाइन होता है तो उसका रिजल्ट किस तरह से हम जनरेट करेंगे, कैसा जनरेट होगा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसमें, एक्चुअली वो प्रोग्रेसिव एंड इंस्पिरेशनल रहा एक्चुअली। प्रोग्रेसिव एंड इंस्पिरेशनल, ओके। बहुत कुछ सीखा मैंने, किस तरीके से मतलब टीचिंग प्रैक्टिस में इम्प्रूव हुआ, कोई नॉलेज इम्प्रूव हुआ। एंड हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज है, जैसे ट्यूटर्स, इतने सारे अच्छे से ट्यूटर्स मतलब आपने हमारे पास, तो इनको स्टूडेंट्स को इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है कि अगर उनका लेक्चर मिस हो जाए या बाकी रह जाए तो पर्सनली बैठ के वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज है जो और कहीं पे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि डेफिनेटली अगर वो खुद मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली उनका स्कोर जो आपने बताया कि इंक्रीज होगा, तो वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए नवनीत सर। हाँ सर। बीच में एक कॉल आ गया था, बोलिए आप। हाँ वही बता रहा था सर कि इनका जिस तरीके से आपने बताया डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं साथ में मिलके। स्टूडेंट्स अगर हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज है उसका पूरा यूज करते हैं तो उनका उनका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। 10th स्टैंडर्ड का उनका जो भी लेवल होगा वो एटलीस्ट 10% तो इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर म्यूचुअल एफर्ट है। मैं, नवनीत सर और सभी फैकल्टी मेंबर्स, ट्यूटर्स, क्लरिकल स्टाफ सब मिलके एक ही टारगेट रखते हैं कि हमारा रिजल्ट, जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आने वाले मैथ्स के, उसका रिजल्ट इंप्रूव होना चाहिए। तो right now we are starting our beautiful journey of maths for 2 years. We are starting with chapter number 1, set theory. आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो गूगल क्लासरूम
ऐप हमने आपको इंस्टॉल करने का बोला था, गूगल क्लासरूम ऐप, वो गूगल क्लासरूम ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, पहले आप गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर लो, और उसमें हमने जो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, विथ टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो उसमें से आप चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी ओपन करके आप बैठिए। तो आपके पास हमेशा टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास उसका पीडीएफ ओपन होना चाहिए। अगर फिजिकल कॉपी नहीं है तो फिर पीडीएफ कंपलसरी ओपन होना चाहिए। अभी हम चैप्टर 1 सेट थ्योरी चालू कर रहे हैं। पहले तो इस सेट का मतलब क्या है? सेट का सिंपल मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। आपको ऐसा बोला जाए कि नेचुरल नंबर लिखिए, तो नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये चलता रहेगा। तो ये जो कलेक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6, उसको इस तरह से लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसका नोटेशन है n, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अभी आपको ऐसा बोला हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो अगर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बोला हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में ये सब नंबर तो आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे। उसके अलावा 0 आएगा, नेगेटिव भी आएगा, -2 -3 -4, ये सब कुछ आता रहेगा। ये पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक आएगा, नेगेटिव भी इनफाइनाइट आएगा, 0 भी आएगा। ये आएगा आपका इंटीजर्स, उसको बोलते हैं z, इंटीजर्स। ये आपका z हो गया। तो पहले हमने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें आ गया ये n, सेट ऑफ इंटीजर्स ये आपका z। अभी आपको बोला हो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में इस तरह के नंबर्स आएंगे 5/8 -3/2। कोई अगर ऐसा बोले कि सर ये 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 4/1। वो बोलेगा सर 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 0/1। -3 -3/1, 11/7। ये सब नंबर्स आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स भी आ जाएंगे और ये सारे नंबर भी आ जाएंगे। ये हो गया आपका Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसा समझो कि ये N है वो आपका अहमदाबाद है, ये Z है, ये जो Z है वो आपका गुजरात है, और ये जो Q है वो आपका इंडिया है। तो ये हमने देखा अहमदाबाद, ये देखा हमने गुजरात, ये देखा हमने इंडिया। अब इंडिया के आगे आएगा एशिया, तो हम देखते हैं यहाँ पर R, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो रियल नंबर जब लेते हैं तो ये सब नंबर तो आ ही जाते हैं, ये सब नंबर आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं, मतलब ये सब नंबर आ जाएंगे। तो मैं सब में से एक एक नंबर लिखता हूँ। जैसे ये 4 है वो इसमें आ जाएगा, फिर ये -2 है वो भी इसमें आ जाएगा, फिर ये 5/8 है वो भी इसमें आ जाएगा, और उसके अलावा इस तरह के नंबर भी आएंगे, √3 √7, ये सब इरेशनल नंबर्स, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर में रेशनल तो आ ही जाएगा, साथ साथ इरेशनल भी आ जाएगा। ये जो टिक किया है वो रेशनल नंबर्स, और ये जो डॉट किया है वो इरेशनल नंबर्स।
तो ये आ जाएगा NZQR। तो ये हमारा था अहमदाबाद, ये था गुजरात, ये था हमारा इंडिया, और ये हमारा है एशिया, NZQR। अभी एक इक्वेशन लिखते हैं, x - 7 = 0। तो इसका आंसर आएगा x = 7। अब सबको पता है कि ये जो 7 है, वो यहाँ पर नेचुरल नंबर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये 6 के बाद 7 ही आएगा। तो जो 7 है वो n में प्रेजेंट है, तो उसको ऐसा लिखते हैं 7 belongs to n। 7 belongs to n। जैसे अगर हम मेरी खुद की बात करता हूं तो पार्थ belongs to अहमदाबाद। पार्थ belongs to अहमदाबाद। उस तरह 7 belongs to n। n का एक मेंबर 7 है, अहमदाबाद का एक मेंबर पार्थ। ये हमारा जो नवनीत है वो राजकोट मोरबी से, तो नवनीत बिलोंग्स टू राजकोट। स्पेलिंग साजो है भाई? यस। ओके। तो इस तरह से पार्थ बिलोंग्स टू अहमदाबाद, एन बिलोंग्स टू राजकोट। जैसे ये मैंने एक सेट लिखा है रैंडमली 5, 8, 12, 13। एक काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल एक सम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, आप पीडीएफ ओपन करो, उसमें 1.1 में पहुंचो। 1.1 में, तो 1.1 में पहुंचते, और 1.1 में मेरे पास यहाँ पर बुक है, आप लोग भी बुक ओपन करके रखना। तो जो क्वेश्चन नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका हेडिंग लिखा हुआ है A = 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम देख सकते हैं कि A में 6 मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स हैं। सेट A = 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट जो होता है उसको हमेशा ये लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये एक सेट है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उसका नोटेशन है कैपिटल A। अभी क्वेश्चन का हेडिंग ऐसा लिखा है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा लिखा हो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ऐसा लिखा हो उसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी हमको 5A, 8A, ये मैं टेक्स्ट बुक में से 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। आपका बोर्ड चाहे कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आपका चाहे कोई भी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड या सीबीएसई, ये जो टेक्स्ट बुक है वो दोनों बोर्ड के लिए सेम है। दोनों की एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। तो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम पेपर्स अपलोड करेंगे। इनिशियली ये चैप्टर नंबर 1 है, उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो पेपर सीबीएसई वाले स्टूडेंट को अप्लाई होगा वो सेम पेपर गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी अप्लाई होगा। दोनों की एग्जाम पैटर्न थोड़ी अलग होने के कारण आगे जब हम चैप्टर्स जाएंगे
जिसमें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें लार्जर सम्स आएंगे तो सीबीएसई पैटर्न में 1, 2, 3, 4, 6 मार्कर तक सम आते हैं और गुजरात बोर्ड में जनरली 1, 2, 3, 4 मार्कर सम आते हैं। तो जो पैटर्न होगी आपकी, जो एग्जाम पैटर्न होगी, वो पैटर्न के हिसाब से हम पेपर्स अपलोड करेंगे। गूगल क्लासरूम में आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल रहेगा। जो जो एक्सरसाइज हम करेंगे, नवनीत सर, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे भी हमारी एक एक्सरसाइज खत्म होती है 1.1, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पेपर है वो हमें अपलोड करना है, ठीक है? यस। और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि 1.1 विथ सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। तो स्टूडेंट को सब कुछ मटेरियल जो है वो गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा सम्स, पेपर्स, notes, everything will be available in Google Classroom. Yes. इनिशियली सेंट्रल बोर्ड और गुजरात बोर्ड के पेपर्स में कोई फर्क नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू वरी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, उसमें से हमको डिसाइड करना है। तो आप देख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें नहीं है, 0 does not belongs to it. 4 इसमें है, so 4 belongs to it. 2 इसमें है, 2 belongs to it. 10 इसमें नहीं है, so 10 does not belongs to A. ये हो गया बहुत ही आसान सा सम खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसमें मैं एक और मेंबर, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया x इक्वल टू 23,791, तो हम देख सकते हैं 500 does not belongs to x, 23 belongs to x, 791 belongs to x, 83 does not belongs to x. ये एक एक्स्ट्रा सम था। अभी क्वेश्चन 1 का जो हेडिंग है, आप लोग टेक्स्ट बुक में ध्यान से हेडिंग पढ़ो, मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन 1 का हेडिंग है Which of the following are sets? Justify your answer. Which of the following are sets? Justify your answer. अभी पहला क्वेश्चन ऐसा है, the collection of all months of a year beginning with letter J. Collection of all months of a year beginning with letter J. तो नवनीत, J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स बोलो आप। J से स्टार्ट होने वाला मंथ जनवरी, जून, जुलाई और हाँ, अभी नवनीत अगर ये लिस्ट बनाता है या मैं ये लिस्ट बनाता हूँ या आप ये लिस्ट बनाते हो, लिस्ट तो सेम ही बनने वाला है, तो इसके अलावा कोई और मंथ नहीं आएगा। तो इट इज क्लियरली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट इज अ सेट। आपको आंसर में ये लिखना है, साथ में ऐसा लिखना है, इट इज अ सेट because it is a collection of well defined months. सॉरी, बीच में कॉल आया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी, जून, जुलाई। नवनीत आप सुन सकते हो? यस सर। तो हमारे पास 3 मंथ है,
तो इट इज अ सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मंथ्स। अगर अगर कोई जगह पे सेट नहीं है, खाली यही सेंटेंस लिखना है आपको, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मंथ्स। अभी जैसे ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसा मैं बोलता हूं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नवनीत, आपके मनपसंद 3 मंथ्स बोलो, मनपसंद 3 मंथ्स, मनपसंद। जनवरी, जनवरी, दिसंबर दिसंबर, एंड फरवरी। फरवरी। तो ये नवनीत के हिसाब से आंसर हुआ। अब अगर मेरी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मनपसंद मंथ है अप्रैल, मई, जून। किसी और के हिसाब से बात करते हैं तो वो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सबके लिए अलग अलग आंसर है। तो फिर ये जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि हम मनपसंद 3 मंथ्स ले रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि कौन से मंथ लेने हैं, कौन से मंथ नहीं लेने। इंडिविजुअल के हिसाब से आंसर अलग अलग आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 में सम्स है उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। तो जो हमारा गूगल क्लासरूम ऐप है उसके ऊपर उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे होंगे सॉल्यूशन में, तो आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 1 में क्विकली डिसाइड करते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा वो सेट है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, उसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। नवनीत, तुम्हारे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से? मोस्ट टैलेंटेड तो हिस्ट्री में जाऊँ, अगर हिस्ट्री में तो झवेरचंद मेघाणी। हाँ, हिस्ट्री में एक बहुत महान राइटर है झवेरचंद मेघाणी। फिर एक राइटर स्टैन ली, जो हमारे मार्वल्स जो है सुपर हीरो आयरन मैन वगैरह, हाँ, उनकी कॉमिक्स लिखते हैं स्टैन ली। स्टैनली। तो अभी अगर हम लिस्ट बनाएंगे इस तरह से तो नवनीत के हिसाब से लिस्ट अलग बनेगा। अगर मेरी बात करता हूँ तो चेतन भगत मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर है। तो सबके हिसाब से नरेंद्र मोदी, वो भी काफी अच्छा लिखते हैं। तो सबके हिसाब से अलग अलग राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग आएंगे तो लिस्ट लिस्ट हमेशा अलग ही बनेगा। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन 2 इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। और आपको आंसर में ऐसा लिखना है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑथर्स। तो जनरली इतने इजी क्वेश्चंस पूछते नहीं है, ये स्टार्टिंग है तो आपका वार्म अप करने के लिए इन लोगों ने इस तरह के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। अभी हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड, उसमें लिखा हुआ है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो बेस्ट 11 बैट्समैन मेरे हिसाब से देखते हैं तो विराट कोहली, लोकेश राहुल, धोनी, रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद डॉन ब्रैडमैन, ये मेरे हिसाब से। उसके बाद विवियन रिचर्ड्स, ये सब मेरे हिसाब से। और अगर हम नवनीत के हिसाब से देखेंगे तो ये लिस्ट अलग आएगा। और अगर हम स्टूडेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो कैंडिडेट है विवियन रिचर्ड्स, उनको शायद कभी खेलते हुए देखा भी ना हो, तो उनके हिसाब से लिस्ट अलग आएगा। ये इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग लिस्ट आएगा, तो इट इज नॉट अ सेट। तो थर्ड जो है वो सेट नहीं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अगर हम आपके इंडिविजुअल की क्लास की बात करते हैं, जैसे
नवनीत, आपका जो एलडी का एमई का क्लास है उसमें नवनीत है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स? सर नवनीत, 18। आपके क्लास में एक्चुअली 18 स्टूडेंट्स है। यस ऑल बॉयज? ऑल बॉयज? यस ओके, तो 18 बॉयज हैं। तो ये अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो N1, N2, N3 इस तरह से एक्चुअली N18 का लिस्ट बनेगा। अगर हम मेरे क्लास की बात करते, अगर मैं जब 10th में था तो हमारे क्लास में अराउंड 49 स्टूडेंट्स थे। तो मेरा लिस्ट बनाएंगे, पार्थ, किशोर, अभी याद करते तो अभिषेक, उसके बाद याद करते तो रविंद्र। सर। इस तरह लिस्ट बनेंगे तो एक्चुअली 49 स्टूडेंट का लिस्ट बनेगा। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये 49 फिक्स है। तो जो भी इंडिविजुअल सोचेंगे तो उसके हिसाब से ये फिक्स लिस्ट ही बनेगा। इसलिए ये जो है वो इट इज अ सेट, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से सोचते हो, अपने क्लास के बारे में सोचो, तो उसमें जो स्टूडेंट्स है, उसमें जो बॉयज है, उसका लिस्ट फिक्स ही बनेगा। बोलो नवनीत, क्या कह रहे हो तुम? यस सर, फिक्स रहेंगे वो। ओके, तो फोर्थ इज अ सेट। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ सम की, फिफ्थ में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 2 3 4 5 6, ये 99 तक आएगा। तो इसके अलावा एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं आएगा और इससे कम भी नंबर नहीं आएगा। तो 1 to 99, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स, सो इट इज अ सेट। बाद में सिक्स की बात करते हैं, उसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही फेमस, ओल्ड, बहुत पुराने जमाने के हिंदी और गुजराती उसके नॉवेल्स लिखने वाले राइटर है। तो अगर मुंशी प्रेमचंद की हम सारी नवल कथा एक लिस्ट बनाएंगे, अगर हम मुंशी प्रेमचंद है उसकी सारी नॉवेल्स की लिस्ट बनाएंगे, जो भी नॉवेल्स है एक्स वाई जेड, जो भी नॉवेल्स है उनकी जितनी भी लिस्ट है, सपोज उन्होंने 18 नॉवेल्स लिखी है, तो अगर हम 18 नॉवेल्स लिखते हैं, 18 तक जाते हैं, तो पूरी लिस्ट तो एक ही बनने वाली है। लिस्ट चाहे मैं बनाऊं, चाहे नवनीत बनाए, चाहे आप बनाए, कोई भी बनाएंगे, आपको ये लिस्ट तो फिक्स बनने वाली है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद, उसकी जो नॉवेल्स है उसका जो सेट है इट इज अ फिक्स, तो इट इज अ सेट। जिसमें टिक कर रहा हूँ वो सेट है, जिसमें क्रॉस कर रहा हूँ वो सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं यस और सेवंथ देखते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। सेवंथ में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये चलता रहेगा। -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, ये रिवर्स में चलता रहेगा। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट ये लिस्ट बनाएगा, ये लिस्ट तो फिक्स ही रहेगा। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सो इट इज अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सो इट इज अ सेट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। 8 में ऐसा लिखा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जैसे मेरे पास ये बुक है, उसमें 1.1 ओपन है, आगे जाएंगे तो 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, ये चलता रहेगा, ये 1 एक्सरसाइज 1 तक आएगा। अगर मैं पूरा इसका लिस्ट बनाता हूँ, इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के सम्स, सब कुछ अगर लिस्ट बनाता हूँ, फाइनली कलेक्शन बनेगा। वो कलेक्शन आप मैं बनाऊं, आप बनाओ या कोई भी बनाए, वो कलेक्शन तो सेम ही बनने वाला है। सो जो हमारा क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इट इज अ सेट, it is a set because it is a well defined collection of objects, well defined collection of questions। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 9, ये 8 is a set, 9
9 में ऐसा लिखा है, 9 में ऐसा लिखा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नवनीत, तुम्हारे हिसाब से डेंजरस एनिमल्स कौन से है? अरे डेंजरस डायनासोर। डायनासोर। डायनासोर डेंजरस है, तुमने कभी देखा है? नहीं सर, देखा तो नहीं है, अच्छा हुआ नहीं देखा। उसके बाद डेंजरस कौन है? उसके बाद अगर बोले तो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, बराबर। ये तुम्हारा लिस्ट। अगर मेरी बात करते हैं तो मुझे डायनासोर डेंजरस नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायनासोर है ही नहीं। और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को तो मैं आराम से उठा के फेंक दूंगा, तो क्रोकोडाइल मुझे डेंजरस नहीं लग रहा है। मुझे जो डेंजरस लग रहा है वो जो गुजराती में बोलते हैं वंदो, जिससे मुझे बहुत डर लगता है, कॉकरोच। ये मेरे लिए बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस है। उसके बाद ऐसे मुझे क्रोकोडाइल से डर नहीं लगता है, पर कॉकरोच से डर लगता है मुझे। अ, अभी तुम्हें लायन से डर लगता है? लायन से डर लगता है तुम्हें बहुत नवनीत? बहुत, वो ऐसे करता है। तो लायन से तुम्हें डर लगता है, ठीक है। अभी मुझे लायन से डर नहीं लगता, लेकिन जो गरोली, गरोली ने इंग्लिश में શું કહેવાય? लिजर्ड। हाँ, तो उससे मुझे डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, इंडिविजुअल के हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, ये लिस्ट पूरा हमेशा अलग अलग ही आएगा। इसलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, सो इट इज नॉट अ सेट। तो ये 9th जो है वो सेट नहीं। पोज करो। यस। अभी हम 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आपको इंट्रोडक्शन एक बार बोल दूं कि आपको हमेशा जो गूगल क्लासरूम है उसमें हम जो पेपर अपलोड करें, जो होमवर्क अपलोड करें, जो मटेरियल अपलोड करें, जो भी इंस्ट्रक्शन दे, उसको आपको 200% फॉलो करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 का रीडिंग ऐसा है। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 का पहला सम है उसमें लिखा है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। यहाँ पर हमने एक 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 एक, एक एलिमेंट लिस्ट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म। ये जो लिखा है आपने वो लिस्टिंग फॉर्म, उसको हमने नाम दे दिया सेट ए। जो भी सेट होता है उसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इस तरह कैपिटल नोटेशन होता है। अब हमने ध्यान से देखा तो ये जो नंबर्स है वो सारे 3 के मल्टीपल्स है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब हम वापस लिखेंगे x वेर, इसको बोलते हैं वेर x, वेर x इज फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। नवनीत, कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ कहने का रह जाता है तो तुम मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना? यस सर। ये तो क्लियर है ना, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं ना। और नहीं सर, क्लियर है। ये जो हो गया, जिस तरह ये x के फॉर्म में लिखा वो हो गया आपका सेट बिल्डर। आपके अगर आप 1.1 देखेंगे, क्वेश्चन 3 में 1.1 देखेंगे तो क्वेश्चन 3 में जितने भी सम्स है वो सारे सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो हमने लिखा है
इस तरह डिजिट्स लिस्ट करके उसको लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं, और उसका एक दूसरा नाम भी है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर एंड लिस्टिंग सिनोनिम है, और इसको इस तरह लिखते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 में सेकंड देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। तो ये जो 2, 4, 8, 16, 32 है, तो ये 2 है, वो 2:1 है। अच्छा, ये जो सेट है उसको मैंने नाम दे दिया, मन में जो भी आया तो मैंने लिख दिया H, तो H लिख दिया। ये 2:1, इसको लिख दिया, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 पावर 4 है, ये 2 पावर 5। तो ये H हो गया 2:1, 2:2, 2:3, 2:5 तक। अभी मैं इसका आंसर लिखूं उसके पहले, इसका मैं आंसर लिखूं उसके पहले एक और बात समझाना चाहता हूं, जो पीछे वाले नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। ये सम आगे मैं लिखता हूं, करता हूं, उसके पहले ये सम हम वापस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक और कंसेप्ट समझते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चलता रहेगा। ये मैंने लिखा है लास्ट में इनफाइनाइट, ये चलता रहेगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अभी मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, x लिखा है 3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 7। इस तरह से जो लिखा है उसको बोलते हैं लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। और खाली ऐसा लिखा हो तो उसको बोलते हैं लेस देन, लेस। अभी यहाँ पर भी इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल टू है, तो हमें 3 से लेकर 7 तक लिखना है। एक बात क्लियर है, हम इसको ही रिफर कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू n है, n हम नेचुरल नंबर को रिफर कर रहे हैं। हमें नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है उसके अलावा और कुछ रिफर नहीं करना है, तो नेचुरल नंबर को रिफर करते हैं, इसमें से नंबर्स ले रहे हैं। तो 3 से लेकर 7 तक, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अब मैंने दोनों जगह से इक्वल टू निकाल दिया। नवनीत, मैंने यहाँ पर ये इक्वल टू और इक्वल टू यहाँ से निकाल दिया, तो अब यहाँ पर से कौन से नंबर निकल जाएंगे? ये आगे के जो 3 और पीछे 7 है वो दोनों निकल जाएंगे। हाँ, तो 4, 5, 6 बचेगा। ये जो 3 है वो इसमें नहीं आएगा, और ये पीछे 7 है वो भी इसमें नहीं आएगा। अभी मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है, तो उसके कारण ये जो 3, 4, 5, 6, 7 है, इसमें यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है, उसके कारण 3 आएगा, 3, 4, 5, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए 7 नहीं है। ठीक है, यस। अभी मैंने यहाँ पर 3 लेस और इक्वल टू 7, तो यहाँ पर लास्ट में इक्वल टू है, उसके कारण 7 आएगा, तो 4, 5, 6 आएंगे, 7 आएगा। और ये 3 यहाँ पर लेस देन है, ये 3 नहीं आएगा। तो काफी इजी है, यहाँ पर दोनों जगह भी इक्वल टू है, तो 3, 7 इंक्लूडेड है। यहाँ पर दोनों जगह लेस देन है, तो 3 और 7 निकाल दिया। यहाँ पर इक्वल टू है तो 3 इंक्लूडेड है, यहाँ पर इक्वल टू है तो 7 इंक्लूडेड है, और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसमें ये जो सम छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये ऐसा है, x such that x equal to 2 raised to n। ये जो पावर है, ये पावर जो है 1, 2, 3, 4, 5, उसमें मैंने n लिखा हो। पावर जो है 1, 2, 3, 4, 5, उसको n लिखा हो। और आप देख सकते हैं कि n जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पावर आपका 1 से चालू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, और ये नेचुरल नंबर है, पावर सारे नेचुरल नंबर है। x equal to 2 raised to n। अभी थर्ड, जो क्वेश्चन 4 का थर्ड है, उसका आंसर मैं लिखूं उसके पहले आप सोचना 5, 25,
125, 625। तो हम इसको लेते हैं, ये सेट को हम नाम देते हैं T। तो 5:1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 पावर 4। ये x इक्वल टू हो जाएगा 5:n। नवनीत, ये जो n है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है 5 4 तक। 4 तक खत्म हो रहा है। तो 1 से लेकर 4 तक, तो ये हो गया n बिलोंग्स टू n s। 1 से स्टार्ट हुआ, 4 पे खत्म हुआ, 1 से लेकर 4 तक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। टू 4 6, तो इसको हमने लिखा D। तो आपको पता चल रहा है कि ये सारे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 ये चलता रहेगा, तो ये सारे इवन नंबर्स है। तो x, where x is even natural number, even natural number। फिफ्थ, ये हमने सेट लिखा E 149, 149, ये चल 100 तक है। अब देख सकते हो ये 1 स्क्वायर है, 1 के बाद ये 4 है, ये 2 स्क्वायर, 4 के बाद ये 9 है, तो ये 3 स्क्वायर, उसके बाद 9 के बाद 16 आएगा, तो ये 4 स्क्वायर, उसके बाद 25 आएगा, तो ये 5 स्क्वायर, और ये चलते चलते लास्ट में 10 स्क्वायर तक आ रहा है, 10 स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x इक्वल टू, आप ध्यान से देखो सबके पावर में स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर, सब में ऊपर तो स्क्वायर ही, और ये 1 2 3 4 5 10, उसको नीचे n लिखा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो x इक्वल टू n स्क्वायर। और ये जो n है, ये n जो है बेस में जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है, 1 से लेकर 10। So 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 से लेकर नीचे बेस में 1 2 3 4 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 4 खत्म हुआ। अभी सम बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 6। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट है उसमें ऐसा क्वेश्चन है, x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो ऑड नेचुरल नंबर तो 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, ये चलता रहेगा ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अभी क्वेश्चन 5 का सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 का सेकंड, b इक्वल टू x। अब क्वेश्चन में लिखा है x इज इंटीजर, x इज इंटीजर, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। -1/2 आपका हो जाएगा 0 -0.5, लेस देन x लेस देन 4.5। तो -0.5 से लेकर 4.5 तक, ये दोनों नंबर के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो इंटीजर्स है वो हमको लिखना है। तो हमको इंटीजर्स लिखने हैं, तो 0 आएगा, बाद में 1 आएगा, बाद में 2 आएगा, बाद में 3 आएगा, और एक इंटीजर आएगा 4। तो 0 से लेकर 4 तक है। नवनीत, कुछ Yes. नहीं है ना, बराबर है ना, क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। ओके।
अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। c इक्वल टू x इज इंटीजर, x इज इंटीजर, x स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। तो मैं थोड़े इंटीजर्स आपके लिए लिखता हूं, थोड़े इंटीजर्स लिखता हूं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स लिखे मैंने। अब सब ये इंटीजर्स है, उसका स्क्वायर सोचते हैं। हमको जो स्क्वायर है ना वो 4 या उससे कम रखना है। तो अगर हम सबका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये 3 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर 9 होता है जो 4 से कम नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी नहीं आएगा, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। फिर यहाँ पर हम स्क्वायर माइनस उनका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 स्क्वायर वो 9 हो जाएगा। फिर ये हमें जो नंबर्स काम के नहीं है वो नंबर्स में इसमें से डिलीट करता हूँ। तो -3 हमारे काम का नहीं है क्योंकि स्क्वायर 9 हो गया, -4 हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर 16 हो गया। तो ये 5 नंबर्स बचेंगे जो हमारे काम के। तो हमें जो सेट सी में नंबर लेने हैं वो -2 -1 0 1 2, ये 5 नंबर बचेंगे, -2 -1 0 1 2। क्लियर है? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, उसमें लिखा हुआ है लेटर इन द वर्ड लॉयल, लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ध्यान रखने का कि ये सारे लेटर्स लिख देने के और एक भी लेटर रिपीट नहीं करने का। एल लिखा, बाद में ओ लिखा, बाद में वाई लिखा, बाद में ए लिखा। अब ये जो एल है उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल ऑलरेडी एक बार आ चुका है। हमको तो खाली इसमें लेटर्स कौन से वो देखने हैं। लॉयल वर्ड में 4 लेटर है जिसमें एल रिपीट हुआ है, बाकी लेटर तो 4 ही है। तो जितने भी लेटर्स है वो सबको एक एक बार ही लिखना है। तो जब भी हम सेट बनाए तो ध्यान रखने का कि हमको वो जो लेटर है वो एक ही बार लिखना है। जैसे अगर आप जो 11 क्रिकेटर्स है, 11 क्रिकेटर्स है उसकी लिस्ट बनाते हैं, 11 फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया उसकी लिस्ट बनाते हैं, तो आपको विराट कोहली पसंद है तो बार बार विराट कोहली लिखने की जरूरत नहीं है। वो एक बार लिख गया तो अपने आप विराट कोहली काउंट हो गया। उसका उसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको 11 अलग अलग क्रिकेटर लिखने हैं, विराट कोहली, धोनी, राहुल, इस तरह आपको अलग अलग क्रिकेटर लिखने हैं। एक क्रिकेटर बार बार रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर डी का आंसर आएगा LOA। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ, उसमें लिखा हुआ है सेट E इक्वल टू X is a month of year not having 31 days. X is a month of year not having 31 days. वो जो हम बचपन में ऐसा करते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके हिसाब से काउंट करते हैं। तो नवनीत वो कौन से मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं है? 31 डेज नहीं है। हाँ, नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज फरवरी, फरवरी, फिर अप्रैल, जून, फिर सितंबर, नवंबर। तो ये 5 मंथ्स है जिसमें 31 डेज नहीं है। सो इसमें एक्चुअली 5 मंथ्स आएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 का 6। स्टूडेंट्स, आपको अगर अभी भी जब आप लेक्चर रिफर करते हो और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी अगर डाउट्स है, तो यूट्यूब में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या तो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर भी आप डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। वो डाउट्स हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे।
क्वेश्चन 5 में 6, X is a consonant in English alphabet which precedes K. Consonants in English alphabet which precedes K. पहले मैं K से पहले आने वाले सारे अल्फाबेट्स लिखता हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ये सारे अल्फाबेट्स K से पहले आएंगे। अब उसमें A, E, I वॉवेल्स है, तो वो हमारे काम के नहीं है, हमको लेने हैं कॉन्सोनेंट्स, B, C, D, F, G, H और J आएगा। तो B, C, D, F, G, H और ये आपका आएगा J। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 6, इसको हमने लिखा है F। क्वेश्चन 5 के जैसा ही, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हम पूरा करते हैं। बाद में जो क्वेश्चन 6 है वो आपको होमवर्क में खुद से करना है, इजी है, क्वेश्चन 6 काफी इजी है, वो आपको खुद से करना है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हेडिंग में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर एंड लिस्टिंग वो दोनों सिनोनिम है, तो हमको रोस्टर में सारे एलिमेंट्स लिस्ट करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम में ऐसा लिखा है x is an integer, x is an integer and x between -3 and 7. नोनीत आप लेक्चर खत्म होने के बाद याद करके ये जो 1.1 है उसका जो सॉल्यूशन है ना वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना। Okay. और उसका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो भी अपलोड कर देना, ठीक है ना? ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है -3 लेस और इक्वल टू x लेस देन 7। तो और हमको बोला गया है इंटीजर, तो -3 को इंक्लूड करना है, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हमको जाना है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सीधा आंसर। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, क्वेश्चन पूरा डिक्टेट करने की जरूरत कभी भी नहीं होती है, आपको सीधा आंसर लिखना है। बाद में सेकंड में लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल तो 1, 2 नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ तक ही जाएगा क्योंकि लेस देन 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो आपका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड उसमें लिखा हुआ है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर वेर सम ऑफ द डिजिट इज 8। जैसे हम लेते हैं 17 तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 8। 26 तो 2 और 6 का एडिशन 8 होगा। 35 तो इस तरह से आगे नवनीत आप बोलो, दो 35 के बाद 44, 44, 53, 53, 62, 62, 71 71 एंड 80। कभी कभी स्टूडेंट्स 80 लिखना भूल जाते हैं, तो 8 और 0 का एडिशन भी 80 होगा। तो ये हो गए वो नंबर्स जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स 8 होता है। 5 और 3 उसका एडिशन 8 होगा। इस तरह हमने सारे नंबर लिए होंगे। ये था क्वेश्चन 3 का थर्ड। क्वेश्चन 3 का फोर्थ, उसमें लिखा हुआ है x इज अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन 3 का फोर्थ, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो
जो 60 है, 60 उसके डिविजर्स हम सोचते हैं, तो 60 के डिविजर्स जैसे हम पहले हमको मन में ऐसे आता है 6 into 10, उसके बाद हमें 6 में आता है आगे ख्याल 2 into 3, फिर 10 में हमको आता है 2 into 5, ये हमको ख्याल आता है। तो सिंपल अगर हम 60 के सारे डिविजर लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 3 into 20 होता है, उसके बाद 4 into 15 होता है, 5 into 12 होता है, 6 टेंजा होता है। आगे आप नवनीत बोलो तो। 5 6 then 10 10 6 फिर 12 12 5 फिर 15 15 4 फिर 20 23 फिर 30 32 एंड लास्ट में आएगा 60। ये जो 60 है ना, उसका जो हाफ है उसका तुरंत 60 आएगा। अगर हमने यहाँ पर 70 होता है तो उसका हाफ 35, उसके बाद डायरेक्टली 70 आता है। तो ये हमने 60 के सारे डिविजन लिखे। तब हमको इसमें से प्राइम कौन सा वो देखना है, प्राइम कौन से देखने हैं। तो प्राइम नंबर 2 से चालू होता है। ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो ये जो डॉट के वो सब प्राइम नंबर्स। तो हमको प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, तो आंसर आएगा 2 3 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th है उसका ये डी हो, 2 3 5। कुछ मिसिंग नहीं है ना नवनीत? नहीं सर, कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th देखते हैं। उन्होंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हमको सारे लेटर्स लिखने हैं और ध्यान रखने का कि जब आप लेटर्स की लिस्ट बनाओ तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं करने का। जब हम सेट बनाए तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं करने का। भले आपको विराट कोहली बहुत पसंद हो पर बार बार विराट 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 नहीं लिखना है, एक लेटर एक ही बार लिखना है। तो टी आर आई जी ओ एन, अब ये ओ वापिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है। एम ई, अब ये टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। आर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर ऑलरेडी आ गया, आ चुका। वाई लिखना पड़ेगा। तो आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल लेटर्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेटर्स, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है इन शॉर्ट। अभी एफ में ऐसा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेम क्वेश्चन है बेटर। तो बेटर में बी आ गया, ई आ गया, टी। अब वापिस टी लिखना नहीं है क्योंकि टी ऑलरेडी आगे आ चुका है। ई लिखना नहीं है क्योंकि ई ऑलरेडी आगे आ चुका है। और आर, ये 4 लेटर आते हैं। तो आज ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अभी हमने 1.1 में फर्स्ट 5 सम्स खत्म किए। 6 आपको खुद से करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो एग्जांपल्स है, जो इलस्ट्रेशन है, वो भी आपको ट्राई करना है। काफी आसान है, इतना टफ नहीं है। अभी होमवर्क में आपको 1.1 होल विद एग्जांपल्स आपको करना है। उसके अलावा हम गूगल क्लासरूम पे हम उसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करेंगे, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। तो आपको होमवर्क करना है प्लस आपको ये पेपर करना है। जनरली एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, उसके 3 डेज के बाद एक लेक्चर अपलोड करने के जनरली 3 डेज के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे ऑन एन एवरेज। तो वीक में एटलीस्ट 2 लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे एटलीस्ट।
उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोरोना है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी हम मानते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, वो पूरे वर्ल्ड में से खत्म होना चाहिए। चाहे हमारा कोई दुश्मन हो, पर उसको भी कोरोना नहीं होना चाहिए। और इसमें से हम बाहर निकल आए, कुछ भी करके कोई ईश्वर ऐसा रास्ता दिखाए, जिससे ये हम उसके बाहर निकल आए और ये ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हम मिल पाए और अच्छे से हम पढ़ पाए। और जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है, तो हम हमारी ओर से पूरा ट्राई करेंगे कि आपको हमारी ओर से, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसकी ओर से बेस्ट हम दे पाए। आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करने हैं, उसके अलावा गूगल क्लासरूम पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना है। और कुछ कहने की जरूरत लग रही है नवनीत आपको? नहीं सर, इतना काफी है। इतना काफी है। Yes. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टॉप रिकॉर्डिंग।